हेलो हेलो एवरीवन। तो हम ये पहली वीडियो होगी और हम इसमें यूपी पीसीएस के GS 5 और GS 6 के जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको जितने पॉइंट्स मेंशन हैं GS 5 और GS 6 के, वो सारे पॉइंट्स पे मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा और उसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूज़न, जो हमेशा बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर आंसर में इंट्रोडक्शन क्या लिखूं, पता तो होता है लेकिन कंक्लूज़न में क्या लिखें, बॉडी कैसे लिखना होता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करेंगे कि हम जितने भी टॉपिक्स हैं उसको ऐसे ही लेके आएंगे जिसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना क्या है। तो ये मेरे नोट्स हैं जिसको मैंने AI से कन्वर्ट किया है, और ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और ये नोट्स आप अपना प्रिंट आउट करा कर रख सकते हो। और ये बाद में आपको एग्ज़ाम के टाइम में या रिवीजन में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत कंसाइज नोट्स बनाए हैं। तो आज से हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो हम पहला टॉपिक लेते हैं, भक्ति मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश। देखिए, तैयारी के दौरान आपने भक्ति मूवमेंट नेशनल लेवल पे आपने ऑलरेडी अपने यूपी पीसीएस या यूपीएससी जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके हिसाब से आपने पढ़ा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या रेलेवेंस था भक्ति मूवमेंट का, कैसे स्टार्ट हुआ ये, और उसका क्या इम्पेक्ट था हमारे सोसाइटी पे, हमारे लिटरेचर पे, और ये सारी चीज़ों को, उसके सिग्निफिकेंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो जैसा कि मैंने इसमें लिखा है कि द भक्ति मूवमेंट वॉज अ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट दैट एम्फसाइज पर्सनल डिवोशन टू गॉड ओवर रिचुअल, कास्ट डिस्टिंक्शन एंड प्रिस्टी डोमिनेशन। तो देखिए, भक्ति मूवमेंट था क्या। देखिए, बात यह है कि एंशियंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक, यहाँ तक कि अब तक हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी कास्ट में बटी हुई है। रिलीजन के नाम पे आज भी कॉमनर वायलेंस होता है। तो ये 7th सेंचुरी BC की बात है, जिस समय, सॉरी मैंने BC बोल दिया, 7th सेंचुरी CE की बात है, जिस समय लोगों ने रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करने के लिए और कास्टिज़म, जो कास्ट हायरार्की है हमारे सोसाइटी में जो अभी भी परसिस्ट करती है, उसको ख़त्म करने के लिए ये मूवमेंट चला था। ठीक है, सोशल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें बेसिकली ये क्या कहते हैं, एक तरह का रिफॉर्म मूवमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि रिचुअल्स, जैसे हम किसी भी रिलीजन में हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, पूजा पाठ के या बहुत सारे आडंबर भी हम करते हैं, जिसके खिलाफ ये मूवमेंट था। कास्ट डिस्टिंक्शन, कास्ट के बेसिस पे, कास्ट हायरार्की है उसके बेसिस पे क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि इस कास्ट का व्यक्ति ये काम करेगा। ठीक है, तो जिस कास्ट में आप जन्मे हो आप उस कास्ट से निकल नहीं सकते। देयर इज़ ज़ीरो पॉसिबिलिटी ऑफ मोबिलिटी। ओके, तो इन सब को ख़त्म करने के लिए ये रिफॉर्म चला था। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, कैसे इन सारी चीज़ों में रिफॉर्म लेके आया और अभी उसका क्या इम्पैक्ट है, सारी चीज़ों हम पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें अगला लिखा है, इट प्रमोटेड लव, इक्वलिटी, सिंप्लिसिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो जो भी ये मूवमेंट चला था वो किस लिए, इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। जैसे आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि सारे लोग इक्वल हैं लॉ के समान, लॉ के, तो इसलिए इस चीज़ को, इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो सोसाइटी में। ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करने की बात चली थी। ठीक है, इट इज़ originated in South India between 7th and 12th century CE through the devotional hymns of Alvars and Nayanars। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा अलवर्स और नयनार्स के बारे में। अलवर्स जो थे वो विष्णु के उपासक थे और नयनार्स जो थे वो शिव के उपासक थे। ठीक है, तो ये उनके डिवोशनल म्यूज़िक से स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्ट हुआ था 7th सेंचुरी से। ठीक है, तो 12th सेंचुरी के बीच, 12th सेंचुरी CE के बीच में ये चलता रहा। और इसका जो इम्पैक्ट था, साउथ में स्टार्ट होता है ये, लेकिन इसका इम्पैक्ट नॉर्थ इंडिया में भी आया, और ये जो मोमेंटम गेन किया वो 14th सेंचुरी में गेन करता है। और ये कैसे नॉर्थ इंडिया में फैला, तो उसके सबसे पहले जो व्यक्ति थे इसको प्रमोट या फैलाने वाले, स्प्रेड करने, डिसेमिनेट करने वाले, वो रामानंद थे। उनके टीचिंग से फैला नॉर्थ इंडिया में। तो उत्तर प्रदेश भक्ति मूवमेंट का एक बहुत बड़ा सेंटर बनता है।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंशियंट सिटीज़ हैं, सेक्रेड सिटीज़ हैं, जैसे वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज। इन सब सिटीज़ में ही भक्ति मूवमेंट बहुत तेज़ी से फैला। ओके, तो भक्ति मूवमेंट के फीचर्स क्या थे? जैसे अभी मैंने बताया ये सारी चीज़ें, इक्वलिटी, सिमिलरिटी, ये फीचर्स में भी हम लिखेंगे। जैसे फीचर्स, जैसे पहला फीचर पर्सनल डिवोशन टू गॉड इंस्टेड ऑफ रिचुअलिस्टिक वर्शिप। अब हम रिचुअल्स को ना प्रमोट करके, जैसे क्या होता था, आपने वैदिक पीरियड में पढ़ा है कि हम एनिमल सेक्रीफाइस करते थे। आज भी बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता है। तो इन्हीं सारी रूढ़िवादी प्रथाओं के, ये सारे जो कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्सी है, इसको ब्रेक करने के लिए लाया गया था कि आप भगवान को मानिए, लेकिन जो रिचुअल्स हैं, जो ये फालतू के रिचुअल्स हैं, इनसे दूर हटिए और डिवोशन लेके आइए, पर्सनल डिवोशन गॉड के लिए, लव फॉर गॉड। ठीक है, रिचुअलिस्टिक जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करने की बात की गई थी। दूसरा पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। सारे ह्यूमन बींग समान हैं, इसका मतलब कास्टिज़म को प्रमोट मत करो। ठीक है, रिलीजन जो टॉलरेंस है उसको प्रमोट करो। तो कोई भी किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, हर व्यक्ति इक्वल है। तीसरा पॉइंट है अपोजिशन टू अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की प्रॉब्लम अभी भी दिखाई देती है हमारे सोसाइटी में, उसके अपोजिट में था वर्शिप इन अ लोकल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत। अब देखो, संस्कृत जो थी वो फॉरवर्ड का जो हाई कास्ट थे ना, जैसे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, इनकी लैंग्वेज थी और इसमें किसी का पढ़ने का इसको अधिकार नहीं था। तो अब जब इन सब इसको पढ़ने का अधिकार नहीं तो लोग को एजुकेशन कैसे मिलेगी? तो उन्होंने बोला कि, और जो वर्शिप होती थी वो उसकी लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी। क्योंकि आप जितने भी हनुमान चालीसा पढ़ लो, हनुमान चालीसा नहीं, हनुमान चालीसा तो संस्कृत में नहीं है, लेकिन आप गीता पढ़ लो या आप वेद पढ़ लो, इनकी लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत किसकी लैंग्वेज थी? हाई क्लास की। और जो लोअर क्लास था उसको वो एक्सेस ही नहीं था इस लैंग्वेज का, तो वो अपना जो डिवोशन है, अपने जो ये पूजा पाठ, वो कैसे करेगा? वो कैसे पढ़ेगा हमारे धर्म ग्रंथों को? तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो वर्शिप है वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, ना कि संस्कृत में। इन्होंने लव, कंपैशन, ह्यूमैनिटी पे इन्होंने बोला कि एम्फेसिस किया, स्ट्रेस किया कि कंपैशन मतलब क्या होता है? किसी के लिए दया की भावना। मतलब ऐसे तो एथिक्स में आप एम्पैथी, सिंपैथी और कंपैशन पढ़ेंगे। कंपैशन मतलब होता है जब, मतलब किसी के दर्द और दुख को खुद से एकदम महसूस कर लेना, ऐसा लगे कि वो दर्द तुम्हें ही हुआ है, वो प्रॉब्लम तुम्हें ही हुआ है, उसको कंपैशन कहते हैं। तो कंपैशन की भावना, ठीक है, ह्यूमैनिटी की भावना, ये सारी चीज़ों पे इन्होंने स्ट्रेस किया था। रिजेक्शन ऑफ रिचुअल, सेक्रीफाइसेस, प्रिस्टली डोमिनेंस, जो प्रिस्टली क्लास की डोमिनेंस यानी ब्राह्मणवाद को इन्होंने बोला कि ये सही नहीं है, ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, इंकरेजमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम हारमोनी, हिंदू मुस्लिम की हारमोनी को प्रमोट करने की बात हुई। ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड लोअर कास्ट इन रिलीजियस लाइफ। ठीक है, वुमेन का पार्टिसिपेशन, क्योंकि देखो वैदिक काल में, एंशियंट टाइम में, जो उस समय तो वुमेन की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे पैट्रियार्कल माइंडसेट सोसाइटी में बढ़ती गई, वुमेन की जो कंडीशन है वो ख़राब होती गई। तो उनके वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए भी ये बातें कही गई कि उनको भी इक्वलिटी है, उनको भी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना ज़रूरी है। अब देखो भक्ति मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव वही रिफॉर्म, हिंदू सोसाइटी में जो कुरीतियाँ हैं, जो सोशल इविल्स हैं, उसको दुरुस्त करना है, सही करना है। एलिमिनेट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, रिड्यूस रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, स्प्रेड द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, प्रमोट कॉमनल हार्मनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, मेक रिलीजन सिंपल एंड एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। ठीक है, ये बात तो मैंने भी की, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसमें देखिए भक्ति मूवमेंट में दो महत्वपूर्ण स्ट्रीम्स थे। पहला एक सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का मतलब ये होता है कि हम उन मतलब पूजा करने का एक तरीका है, वर्शिप करने का एक तरीका है कि जिसमें हम गॉड के एट्रीब्यूट्स के साथ, उसके फॉर्म के साथ हम उसकी पूजा करते हैं। जैसे मूर्ति पूजा कहते हैं, आज के लैंग्वेज में कहते हैं तो मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप। जैसे आज हमारे जितने भी मंदिर
बने हुए हैं, जैसे नागर स्टाइल में हमने पढ़ा, जैसे नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर हैं वो नागर स्टाइल में बने हैं। तो नागर शैली में ये मंदिर बने हैं तो उसमें क्या है, मूर्तियाँ होती हैं। तो आइडल वर्शिप को एम्फोसिस करता है सगुण भक्ति, और निर्गुण भक्ति क्या कहता है कि हम फॉर्मलेस गॉड को की भक्ति करेंगे जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है, अब आप देखिए कि अपनी अपनी फिलॉसफी है, दोनों फिलॉसफी। अब देखो बात है कि निर्गुण भक्ति ये कहता है कि हमने भगवान को उसी फॉर्म में इमेजिन किया है जिस फॉर्म में एक ह्यूमन बीइंग होता है, क्योंकि हम अपने आप को ही देखते हैं तो हमने उसको अपने ही तरह इमेजिन कर लिया। उनका मानना ये था कि जब वो भगवान है तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो हमारे ही जैसा दिखता हो। तो उन्होंने बोला कि हम फॉर्मलेस गॉड को वर्शिप करेंगे। जैसे कई ऐसे अलग रिलीजन जैसे इस्लाम, वो भी फॉर्मलेस गॉड को ही वर्शिप करता है। तो हिंदुइज़म में भी ये फिलॉसफी बहुत पहले से आ गई थी कि निर्गुण भक्ति की बात की गई थी। अब देखो सगुण भक्ति में जो मेन डीटीज़ थे यानी भगवान थे वो लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्ण की बात की गई है। तो इसमें जो मेजर जो सेंट हुए थे वो तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, वल्लभाचार्य, हित, हरिवंश। ठीक है, इन लोग का नाम आता है। और जो निर्गुण भक्ति के जो मेजर सेंट है वो कबीर और रविदास। आंसर राइटिंग में आप इन लोग को मेंशन कर दीजिएगा, उससे मार्क्स आप लोग के बढ़ जाएंगे। अब देखो यूपी स्पेसिफिक में अभी हम लिखना पड़ेगा, तो मेजर जो भक्ति सेंट थे उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन थे, जैसे रामानंद हैं, कबीर हैं, तुलसीदास हैं, वल्लभाचार्य हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के सेंट थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप ये पढ़ सकते हो कि इनका जन्म प्रयागराज में हुआ। मतलब ये सारी चीज़ें आपको तो प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस में तो आपको नहीं भी याद होगा इतना, तो कोई बात नहीं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप रखिएगा। जैसे ये राघवानंद के शिष्य थे, इन्होंने भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में पॉपुलराइज़ किया। इनके जो शिष्य थे वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे, जैसे कबीर हुए, रविदास हुए, पीपा हुए। ये लोग ऐसा नहीं कि प्रिविलेज क्लास से थे, कोई कॉबलर था। ठीक है, तो ऐसे थे। तो ऐसे लोग भी इनके डिसिपल थे। ठीक है, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे भी। इन्होंने लॉर्ड रामा के में डिवोशन की बात की गई थी। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट का जो ट्रेडिशन उसको स्टार्ट किया था। इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया। और फिर हमारे दूसरे जो मेजर सेंट हैं वो क्या हैं, कबीर, वाराणसी से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, रामानंद के ये डिसिपल थे, शिष्य थे, और कबीर पंथी जो कहलाते हैं अभी, तो कबीर पंथ के फाउंडर थे। ठीक है, इनकी जो फिलॉसफी थी वो सबका मालिक एक है, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ फॉर्मलेस। ठीक है, इन्होंने आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया, रिचुअल्स को रिजेक्ट किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट किया, और इन्होंने बोला कि भगवान जो हर व्यक्ति के अंदर वास करता है, बिलीव दैट गॉड रिसाइड इन एवरी ह्यूमन बींग्स। इनकी मेजर जो वर्क हैं बीजक, जैसे हम लोग कबीर दास के जो हमने बहुत सारे दोहे पढ़े हैं वो बीजक नाम के ही बुक में लिखी गई है। ठीक है, इनका एक फेमस दोहा भी है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मतलब मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। इनकी डेथ मगहर में हो जाती है, और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े सिंबल हैं, और सोशल रिफॉर्म के पायनियर कहले जाते हैं। क्योंकि कबीर जो थे, इनका जो जन्म था ये मुस्लिम समुदाय में हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर भी राम के वर्शिप में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया। तो इसलिए इनको कहते हैं कि ये सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी हैं। ठीक है, रविदास है, उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, और रविदास भी इनके किसके शिष्य थे, अभी मैं बताया रामानंद जी के शिष्य थे। और रविदास क्या थे, कॉबलर थे। ठीक है, रविदास क्या थे, कॉबलर थे। और इन्होंने भी, सब लोग ने एक ही तरह की बात की गई थी, इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करो, यही सब बातें सबने की थी। तुलसीदास के बारे में, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, विनय पिटक, कवितावली, गीतावली, हनुमान चालीसा। तो इन्होंने क्या किया था ना, अवधि में, जैसे अभी
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हम पढ़ते हैं, ये अवधी में लिखी हुई है। इन्होंने रामचरितमानस जो कि अभी संस्कृत में थी, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया और अवधी में, जिससे क्या हुआ, बहुत कॉमन पीपल के पास भी ये सारी चीज़ें पहुंची और उन्होंने भी उसको पढ़ा और जाना। ठीक है, एक्सेसिबल हो गया मासेस के बीच में। वल्लभाचार्य थे, इन्होंने पुष्टि मार्ग के संस्थापक इसको कहा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के ये फिलोसफर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्धाद्वैतवाद तो मैच द कॉलम में आया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूरदास के बारे में अभी जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इम्पैक्ट क्या थे। इम्पैक्ट ये थे भक्ति मोहन के कि इन्होंने रिलीजन को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब मासेस के बीच में जो रिलीजियस फिलॉसफी थी वो रीच होने लगी थी, पहुंचने लगी थी, डिसेमिनेट होने लगी थी। रामा और कृष्ण के डिवोशन को इन्होंने पॉपुलराइज किया, रिचुअलिज्म को इन्होंने कम किया। सोशल इम्पैक्ट में क्या था, जैसे इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया था, लोअर कास्ट के स्टेटस को इम्प्रूव करने की बात की, इक्वलिटी को इनक्रेज किया। कल्चरल इम्पैक्ट क्या था, अवधी और ब्रज जो लिटरेचर थे वो बहुत सारे, इनका ग्रोथ हुआ, मतलब बहुत सारे जो अभी मैंने बुक्स बताई, इन्होंने बहुत सारे संतों ने उसको लिखी, तो ये लिटरेचर बहुत इनरिच हो गया। डेवलपमेंट ऑफ डिवोशनल म्यूज़िक, जैसे भजन और कीर्तन, ये भी हुआ। अब देखो इसमें जैसे कीर्तन जो है ना, वो चैतन्य महाप्रभु हमने जब ऐसे यूपी स्पेशल में नहीं पूछेगा तो चैतन्य महाप्रभु ने एक कीर्तन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बंगाल में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फ्लरिशिंग ऑफ टेम्पल्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर को फ्लरिश हुआ। लिटरेरी इम्पैक्ट वही रामचरितमानस, सूरदास, बीजक, हित 84, ये सब लिखा गया। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, फॉस्टर सोशल यूनिटी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, हेल्प रिड्यूस टेंशन बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। अब एक कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे कि भक्ति मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश वॉज नॉट मियरली अ रिलीजियस अवेकनिंग बट अ सोशल, कल्चरल एंड लिटरेरी रेनेसेंस। अब देखो लिटरेचर का भी तो ग्रोथ हुआ था। ठीक है, तो बस रिलीजियस अवेकनिंग नहीं है, सोशल, कल्चरल और लिटरेरी रेनेसेंस में भी तो हेल्प किया था। बाय एडवोकेटिंग डिवोशन ओवर रिचुअल्स, इक्वलिटी ओवर कास्ट एंड हार्मनी ओवर कॉन्फ्लिक्ट, सेंट्स सच एस रामानंद, कबीर, रविदास, तुलसीदास, सूरदास and Vallabhacharya left a lasting imprint on religious ethos and cultural heritage of India. Their teachings continue to inspire ideals of social justice, communal harmony and spiritual humanism. तो हम ऐसे इसको कंक्लूड कर लेंगे। इस कंक्लूजन को आप एक दो बार पढ़ लेना, ये आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे, जितने भी पॉइंट्स पे एक एक वीडियो आती रहेगी, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।